स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर 8 है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी से आगे। राइट, कल की क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी किस कारण से पैदा होती है? पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में तब आती है स्टूडेंट जब वो किसी फील्ड में हो, राइट, किसी फील्ड में किसी पोजीशन पर हो, कह सकते हैं। और दूसरा, पहली बात तो फील्ड में पोजीशन के कारण, और दूसरी चीज जो है स्टूडेंट वो किस कारण से होती है? तो डिफॉर्मेशन के कारण से। राइट, डिफॉर्मेशन के कारण से। लास्ट क्लास हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था, आज इससे बहुत ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी का स्टूडेंट फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, दैट इज इक्वल टू mgh। राइट, चलिए तो आगे चलते हैं। और स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। राइट, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। राइट, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? तो हम लोग देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को पहले। कंजर्वेटिव फोर्स तो कोई भी फोर्स है, जैसे मस्कुलर फोर्स है, आपका नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है स्टूडेंट, आपके पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत तरीके के फोर्स होते हैं। राइट, तो इनमें से कौन सा फोर्स हम लोग दो मेजर कैटेगरी में बांट रहे हैं, राइट, एक कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में। तो आप किस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे? कौन सा फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा? तो देखिए स्टूडेंट, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है? आपको मान लीजिए किसी बॉडी को ए से बी पर मूव कराना है, राइट, ये बॉडी को ए से आप किधर ले जाना है? बी पर। तो ए से बी पर ले जाने के लिए आपके पास इनफाइनाइट पाथ्स हैं, कई रास्ते हैं। आप बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा जाइए, ए और बी को, ए से बी की तरफ ऑब्जेक्ट को ले जाइए, राइट, फोर्स लगा करके, या आप फोर्स लगाइए और इस रास्ते से ले जाइए ऐसे, या आप इस रास्ते से लेते जाएं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स होंगे स्टूडेंट, आप जो है घूमते फिरते बिल्कुल आराम से इस तरीके से आप ले जाइए, राइट। बहुत सारे पाथ हैं, पहला ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। तो देयर आर सो मेनी पाथ्स, हमने यहाँ पर 4 पाथ्स बनाए, ऐसे तो इनफाइनाइट पाथ्स होगा, राइट। तो स्टूडेंट देखिए, ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ए से बी पर ले जाने में ले कौन जाएगा? फोर्स ही ले जाएगा ना, फोर्स ले जाएगा, चाहे वो मस्कुलर फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, फ्रिक्शन का फोर्स हो, राइट। तो फोर्स वर्क करेगा ए से बी तक ले जाने में। अब अगर ये फोर्स जो है, राइट, फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर जो फोर्स के द्वारा वर्क किया जा रहा है ए से बी पर ले जाने में, राइट, वो पाथ के ऊपर अगर निर्भर नहीं करेगा, तो ऐसे फोर्स को आप क्या कहेंगे? ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, राइट। अगर कंजर्वेटिव फोर्स ले गया है स्टूडेंट ए से बी तक ऑब्जेक्ट को, चाहे आप 1 2 3 4 चाहे जोन सा भी आप पाथ को चुनिए, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन हर केस में सेम होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 जूल है, तो यहां से ए से बी इस रास्ते से ले गए तो भी 1 जूल का वर्क हुआ, इस रास्ते से ले गए तो भी 1 जूल का वर्क करना पड़ा, इस रास्ते से ले गए तो भी 1 जूल का, इस लंबे वाले रास्ते से ले गए तो भी 1 जूल का वर्क करना पड़ा, राइट। तो जो फोर्स ले गया है ए से बी तक, राइट, वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा जब उसके द्वारा किया गया वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जिस पाथ से ले जाइए, राइट, जिस पाथ से ले जाइए उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क सेम होगा हर केस में। तो आप कहेंगे कि ऐसा फोर्स जो था, राइट, वो कौन सा था? कंजर्वेटिव फोर्स था। जैसे एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। ये कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं, राइट। इनके द्वारा किया गया वर्क केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, राइट। और तीसरा भी आप लिख सकते हैं, तीसरा है इलास्टिक, इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग आप लोग जानते हैं ना, इलास्टिक होता है, आप उसको दबा दीजिए तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, आप उसे खींच लीजिए तो वापस जो है छोड़ने पर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इलास्टिक है नेचर में स्प्रिंग, राइट। तो स्प्रिंग जो फोर्स है वो भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, हम इस बात को लिखते हैं। और एक बात और याद रखिए, अगर मान लीजिए ए से आप किसी ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं फोर्स लगा करके और वापस आप ए पर ही आ गए, मतलब क्लोज्ड लूप में वर्क हुआ है, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट को ए से उठा करके आप किसी भी रास्ते से ले गए और वापस ए पर ही आ गए, तो ऐसे केस में जो वर्क डन होगा स्टूडेंट, अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया है तो ये वर्क जीरो होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स का दो बातें हैं, एक तो है कि इसके द्वारा किया गया वर्क, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, राइट, एंड वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो ये दोनों बातें होंगी, राइट। और ऐसा कौन सा फोर्स है जो इन जो है बातों का पालन करता है, इन बातों को फॉलो करता है, या आप लोग कहें ऐसा कौन सा फोर्स है जो कंजर्वेटिव है नेचर में, तो आपका ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स होता है नेचर में, राइट। चलिए स्टूडेंट, तो मैं इस बात को जो है रब करता हूं इस डायग्राम को। आप ऐसा करें, आप डायग्राम को बना लें पहले, राइट, दोनों ही डायग्राम, ये वाला भी जो है क्लोज वाला आप बना लें। चलिए, तो इस बात को मैं लिखा देता हूं, इसकी डेफिनेशन को आप नोट करेंगे मेरे साथ साथ। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन को लिखते हैं, आप लिखे मेरे साथ। अ फोर्स इज कंजर्वेटिव, a force is conservative if the work done by the force, if the work done by the force in displacing from one point to the other point is independent of path followed, independent of path followed by the particle and depends only on only on initial and final points, राइट। ये तो पहली बात हो गई। और सेकेंड आप लिखें ऑल्सो, दूसरी बात क्या है स्टूडेंट? ऑल्सो इफ work done by the force in moving a particle around a closed path is zero, राइट। तो ये दो बातें हैं स्टूडेंट। पहली बात तो आपका पाथ के ऊपर वर्क डन जो है वो निर्भर नहीं करेगा। दूसरा, ऑल्सो इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल
अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। मींस जो वर्क डन होगा, आप यहां से डिस्प्लेस करना शुरू किए और डिस्प्लेस करके वापस यहीं पर ला दिए, तो ऐसे केस में वर्क डन जीरो होगा अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया है, राइट। आप नीचे जो है लिखें एक लाइन छोड़ के एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्टूडेंट आप लिख लें एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नंबर 3 इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग, इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो ये सारे जो फोर्सेस है स्टूडेंट, ये सारी फोर्सेस कैसे हैं? कंजर्वेटिव हैं नेचर में, इन दोनों बातों का फॉलो करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट ये बातें रही हमारी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है, ऐसा क्यों है। हमने अभी जो है आपको एग्जाम्पल लिखवाया है कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, अब चूंकि आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को जानते हैं तो हम लोग उसको देखते हैं कि क्यों ये कंजर्वेटिव कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जानते नहीं है, ये आप नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, तो इसको वहां पर करेंगे हम लोग, राइट। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, आप लिखें ग्रेविटेशनल फोर्स एज ग्रेविटेशनल फोर्स एज कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। तो सबसे पहला जो बात है स्टूडेंट, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये पहला जो कंडीशन को फॉलो करता होगा वो क्या होगा कि उसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर निर्भर नहीं करता है, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पहले तो ये फॉलो करना चाहिए। मतलब पहली बात क्या है? पाथ इंडिपेंडेंसी। तो चेक करते हैं क्या ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ये बात सत्य है कि वो पाथ के ऊपर उसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो आइए चेक करते हैं। हमने एक बॉडी को लिया, एक बॉडी को ए पॉइंट से स्टूडेंट कहां पर उठा के ले गए? पॉइंट बी पर, राइट। बी पर लेते गए, एच हाइट है इनके बीच में, राइट। ए से बी पर ले गए और कैसे ले गए? पहली केस में स्टूडेंट बिल्कुल स्ट्रेट अप ले गए, क्लियर। तो ऐसे केस में जब आप स्ट्रेट अप ले गए हो स्टूडेंट, तो वर्क डन जो है वो कितना होगा? वर्क डन आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आइए देखते हैं वर्क डन कितना होगा पहले केस में। तो ये वर्क डन होगा स्टूडेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है बताइए? नीचे है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट किधर है बोलिए? डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहे हैं हम लोग, राइट। और h जो है स्टूडेंट, h क्या है? इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो फोर्स आपका कितना है? mg, डिस्प्लेसमेंट क्या है? h, और कॉस कितना बनेगा बताइए? 180 डिग्री ना, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एंगल कितना हो गया? 180, 180 डिग्री हुआ और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो स्टूडेंट वर्क डन आपको मिला पहले केस में, ये -1 हो जाएगा आपका, तो कितना होगा? -mgh, क्लियर। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना होगा? चलिए अब हम लोग h हाइट ही डिस्प्लेस करते हैं, मगर कैसे स्टूडेंट? इसके पाथ को बदल करके। देखिए अब जो है केस 2, ये पहला वाला जो है, अब केस 2 में आप लोग पाथ को क्या करिए? बॉडी को आप ए से उठाएं, राइट, यहीं से यहां ले जाना है, मगर हम क्या ले गए? पहले ऐसे ऊपर ले गए थोड़ा सा, फिर उसके बाद इस राइट हैंड की तरफ आ गए, फिर ऊपर गए और फिर लेफ्ट की तरफ आए और फिर वापस ऊपर गए, यहां पर बॉडी को रख दिए, राइट। तो हम लोग कैसे ले जा रहे हैं? देखिए हमें ले जाना है यहां पर बी पर, हम पहले ऊपर ले गए और फिर बॉडी को इधर ले गए,
फिर बॉडी को ऐसे ले गए, फिर बॉडी को ऐसे ले गए, और फिर फाइनली जो है बी पॉइंट पर लाके इसको छोड़ दिया। तो ए से बी स्टूडेंट ऐसे देखिए इस तरीके से इसको ले जा रहे हैं, राइट, ऐसे थोड़ा दाएं बाएं करते हुए, पाथ को चेंज करते हुए। तो इस केस में हम लोग वर्क डन देखते हैं, राइट। ये पॉइंट आपका ए है, आप ए पॉइंट लिखें, ये पॉइंट आप डी लिखें, ये सी लिख दें, इसको डी, इसको ई, और ये जो है स्टूडेंट बी। तो देखिए ये वाला पॉइंट है ना, आप इसको बी नाम ना लिखें, इसको आप लिख लें आप ए, और ये पी, ये क्यू, ये आप आर लिख लें, और ये वाले पॉइंट को एस लिख लें, राइट। तो देखिए आप जो है इसमें टोटल वर्क डन जो होगा स्टूडेंट क्या होगा, टोटल वर्क डन, आप समझिए इस बात को, टोटल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ए से पी तक ले जाने में, सभी वर्क को जोड़ दिए, ए से पी तक ले जाने में, फिर पी से क्यू प्लस वर्क डन जो पी से क्यू तक ले गए उसको, प्लस वर्क डन क्यू से आर स्टूडेंट, और फिर प्लस वर्क डन आर से एस ले गए, आर एस, और प्लस वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम एस टू बी, एस से बी। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो इतना होगा ना। आप यहां तक जो है पहले नोट करिए, मुझे इसको रब करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करिए, रब करिए, लिखिए, आप नोट करें। चलिए स्टूडेंट मैं रब करता हूं। तो आप पहले वाले केस में जो आंसर आया था वो क्या था आपका, यहां पर -mgh आया था, इस बात को आप याद रखिए, वैसे आपने तो लिखा ही है। चलिए तो स्टूडेंट इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। जो वर्क डन है सेकंड केस में W, ये आपका पहले क्या है, A से P ले जाने में है। तो देखिए वर्क डन बाई ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे mg, राइट, और आप डिस्प्लेसमेंट कितना किए AP, अगर इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, तो आपका वर्क डन A से P कितना होगा, फोर्स है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट AP, और आपका cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, प्लस वर्क डन P से Q, राइट। तो देखिए स्टूडेंट इस बात को समझिए, अभी आपने बॉडी को यहां पर ला दिया है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, देखिए इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जब यहां P पॉइंट पर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा, और आप ले कहां जा रहे हो, आप राइट ले जा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स है इधर mg, अब जब ये यहां पर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर कर रहे हो आप, तो वर्क डन फ्रॉम P टू Q क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, राइट, और डिस्प्लेसमेंट है P से Q, और cos कितना बेटा, cos 90 डिग्री, तो जीरो ही हो गया ये आपका, ये पूरा टर्म cos 90 होने से क्या हो गया, जीरो, प्लस वर्क डन Q से R, Q से R, तो यहां पर जब बॉडी है तो mg कितना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नीचे लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एंगल कितना बना 180 डिग्री, तो प्लस आप लिखेंगे mg और डिस्प्लेसमेंट आपका Q से R, QR, और cos 180 डिग्री, प्लस अब आप R से S आ रहे हैं, R से S देखिए यहां पर बॉडी पहुंच चुकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना बना बेटा 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, मैं सीधे जीरो लिख लूं, cos 90 बन जाएगा जीरो, राइट, और फिर प्लस आपकी बॉडी आ गई है S पर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कितना एंगल बना 180 डिग्री, तो आपका फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा SB, और cos 180 मतलब -1, तो वर्क डन इस केस में स्ट्रेन W आपका जो है सेकंड केस में वर्क डन कितना होगा, mg AP, डिस्प्लेसमेंट कितना है cos 180 तो -1, फिर ये जीरो है, फिर आपका प्लस ये cos 180 है तो फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस mg QR, और ये माइनस mg SB
राइट, माइनस साइन के साथ। स्टूडेंट आप माइनस mg को कॉमन लीजिए, यहां से अंदर क्या बचेगा, AP प्लस QR और प्लस SB। क्लियर है ये बात मेरी? चलिए अब देखते हैं AP देखिए इतना है ये, और स्टूडेंट QR कितना है, ये है, मतलब ये यहां तक जब आप जोड़ देंगे इसको और इसको, ये इतनी को, तो ये यहां से यहां तक हो जाएगा ना, और उसके साथ SB को आप जोड़ देंगे SB, तो ये आपको पूरा यहां से यहां तक की जो है हाइट हो गई, जो कि कितना आपने डिस्प्लेस किया है, H हाइट स्टूडेंट। तो आप देखिए AP प्लस QR प्लस SB कितना होगा, ये H होगा, तो mg, और ये पूरा क्या हो जाएगा, H। तो वर्क डन देखिए स्टूडेंट, आपने पाथ को चेंज किया, आपने पाथ को चेंज किया, तो भी वर्क डन कितना आया, उतना ही आया जब आप सीधा सीधा ऊपर ले जा रहे थे, उतना ही ऊपर, H हाइट ऊपर। तो जब सीधा सीधा ऊपर ले जा रहे थे, चाहे आप उठा करके दाएं बाएं लेफ्ट राइट करते हुए ऊपर, उतने ही हाइट पर ले गए। दोनों ही केस में वर्क डन बाई ग्रेविटेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। तो आप लिखें इन बोथ द केसेस, आप लिखें यहां पे इन बोथ द केसेस we observe that work done by gravitational force does not depend on path followed। आपको दिख रहा है नीचे का, ऑन पाथ फॉलोड, राइट। तो ये तो पहली शर्त तो जो है अप्रूव हो गई, क्लियर। तो यस, एक तो जो है शर्त, एक जो है बैरियर पार हुआ, अभी दूसरा बैरियर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, राइट। चलिए आप इस बात को नोट करिए। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा क्लोज्ड लूप में किया गया वर्क, राइट। तो जो सेकंड जो है शर्त, उसको भी देखते हैं। तो वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, राइट। क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इनिशियल फाइनल, आप जहां से बॉडी को मूव करना चालू, ग्रेविटेशनल फोर्स ने जहां से बॉडी को मूव करना चालू किया, वहीं पर घुमाकर उसी पॉइंट को ले आके छोड़ दिया है, राइट। तो आइए देखते हैं, ये देखिए ये पॉइंट ए है, यहां से एक बॉडी ऊपर गई, राइट, यहां पर पहुंची स्टूडेंट, यहां पर पहुंच गई, और फिर यहां से जो है ये वापस नीचे आके यहीं पर चली गई। आप समझ पा रहे हैं, ए से बी पर गई, ए से बी पर ले गए ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर वापस ए पर आ गई, क्लियर। तो देखिए इस केस में हम लोग वर्क डन देखते हैं। तो टोटल वर्क डन कितना होगा स्टूडेंट, वर्क डन ए से बी तक ले जाने में, और प्लस वर्क डन बी से वापस ए पर आने में, यही होगा। वर्क डन ए से बी आप ले गए, और फिर आप नहीं ले गए, ग्रेविटेशनल फोर्स ले गया, राइट। चलिए, और वापस जो है बी से ए, ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, गिर गया, राइट। तो देखते हैं वर्क डन। तो जब स्टूडेंट ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए ऊपर है ना, और फोर्स किधर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है। तो एंगल कितना बना, बोलिए 180 डिग्री, एंटी पैरेलल है ना। आप कह सकते हैं ये नीचे है, ये ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 180 डिग्री। तो वर्क डन ए से बी के बीच में आप लिखेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है ये हाइट स्टूडेंट h ले लीजिए आप, ये हाइट h है, राइट। तो ऊपर आप ले जा रहे हैं a से b, और डिस्प्लेसमेंट कितना है h, और कॉस कितना बनेगा 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो वर्क डन a से b तक ले जाने में स्टूडेंट वर्क डन कितना होगा, -mgh। और अब वर्क डन बी से ए वापस आते समय,
ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या वर्क किया। तो जब ये ऊपर पहुंच चुका है और अब नीचे आएगा, तो देखिए अब जब वापस नीचे आ रहा है ये, तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे ही होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे रहता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है इस बार डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला है। और वर्क डन बी से ए वापस आने में क्या होगा, फोर्स है mg ग्रेविटेशनल फोर्स, हाइट h नीचे आया है, और cos 0 की वैल्यू बोलिए +1 होती है, राइट। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, प्लस mgh या सिंपली mgh। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन ए से बी ले जाने में प्लस वर्क डन बी से ए लाने में। क्लियर है। ये जो हम लोग लिख रहे हैं बेस में, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, वर्क डन नीचे बेस में छोटा सा ए बी, मतलब वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसे लिखेंगे बेस में नीचे। क्लियर। और वर्क डन, वर्क को डब्ल्यू को बड़ा बनाया और बी ए नीचे छोटा सा लिख लिया, इसका मतलब वर्क डन बी से ए पर लाने में। तो स्टूडेंट ऐसे लिखना है आपको, राइट, जैसा मैंने बताया। अब देखिए वर्क डन ए से बी कितना है बोलिए, माइनस mgh और प्लस mgh बी से ए आने में, तो माइनस mgh प्लस mgh क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो आपने देख लिया कि क्लोज लूप में जहां से चला था वहीं वापस आने में वर्क डन, टोटल वर्क कितना हो रहा है, 0। तो आप लोग लिख ले स्टूडेंट, आप पहले इस बात को नोट करें। चले अब नोट करें, as we have seen from the above expression, that work done by gravitational force is independent of work done by gravitational force is independent of path followed, is independent of path followed, right, path को हमने चेंज किया था, is independent of path followed, and also we have seen that work done by gravitational force in a closed loop is zero, hence gravitational force is a conservative force। तो ये तो बात रही स्टूडेंट कहानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है, ये कारण हमने दोनों ही देख लिए, राइट। आपसे एग्जाम में कभी पूछे तो आप इसे फटाफट अच्छे से सारी चीजों को लिखेंगे, राइट। चलिए अब स्टूडेंट जो दूसरा कैटेगरी है फोर्स का वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी हमने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा और अब पढ़ेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का बिल्कुल उल्टा, राइट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, मतलब इसमें फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड करेगा और वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप विल नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में इस डेफिनेशन को मैं आपको लिखवाऊंगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो आप कह सकते हैं एग्जाम्पल, तो फ्रिक्शन का फोर्स, फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स। स्टूडेंट विस्कस फोर्स क्या है, ये एक तरीके का फ्रिक्शन ही है लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन होता है स्टूडेंट उसको विस्कस फोर्स कहते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन और इन बातों को लिख लेंगे। आप अगली क्लास में आने से पहले इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, राइट। और स्टूडेंट फिर उसके बाद हम लोग एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, ये सारी बातों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर